दोस्तों, ये कहानी एक आदमी के ऊपर है जो किसी चीज के खोज के लिए चला जाता है अमेज़न के जंगल में। इस कहानी की शुरुआत में हम पर्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सैनिक है। हम देखते हैं कि बहुत सारे हिरन भाग रहे होते हैं और पर्सी उनका शिकार कर रहा होता है, और जिसने इस हिरन को मार दिया उसको वहां के सबसे बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर पर्सी उस हिरन का शिकार कर देता है, पर कुछ लोग उस ऑफिसर को पर्सी से मिलने को मना करते हैं क्योंकि पर्सी के पास कोई मेडल नहीं होता। ये बात पर्सी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह एक साल बीत जाता है और पर्सी को रॉयल ज्योग्राफिक सेंट्रल भेजा जाता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से होती है, और वो लोग पर्सी को बताते हैं कि तुम्हें दूसरी जगह भेजा जाएगा जहाँ तुम्हें मेजरमेंट लेनी है। कोबिया और ब्राजील के बीच में अमेज़न नाम का एक जंगल आता है जिसमें दोनों देश बहुत ही नेबर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके हिस्से में कितना जंगल आता है। इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक लाइन खींचनी है जिससे मैप बनेगा। वहां मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि तुमने पहले भी ऐसे काम किए हैं, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। इसके बाद पर्सी ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद समय आता है 1906 का, जहां से पर्सी का सफर शुरू हो जाता है। उसको अटलांटिक ओशियन से होते हुए अमेज़न तक जाना है, जहां पर एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जिस जगह पर ये जा रहे होते हैं वहां पर 20 से ज्यादा तरह के आदिवासी होते हैं। यहाँ पर पर्सी को ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, और आखिरकार पर्सी उस आदमी को पकड़ लेता है जो अपना नाम हेनरी बताता है। और तो और 7 महीने बाद ये आखिरकार अमेज़न की धरती पर जाकर पैर रखते हैं, और चलते चलते ये पहुंच जाते हैं एक इंसानी बस्ती में। और ये लोग जिस जगह पर मौजूद होते हैं वो बेरेन नाम के कारोबारी के अंडर में आता है जो रबर का कारोबार करता है। पर्सी इनको बताता है कि हम लोग ब्रिटिश की तरफ से आए हैं, हमें यहाँ पर लाइन बनानी है जो बोलिविया और ब्राजील को अलग कर देगी, और इससे आपको भी फायदा होगा। इसके बाद वो आदमी अपने कुछ आदमियों को पर्सी के साथ भेज देता है, और वो आदमी अपने गुलाम आदिवासी को भी अपने साथ भेज देता है क्योंकि उसको इस जगह के बारे में बहुत नॉलेज होती है। वो गुलाम आदिवासी पर्सी को बताता है कि जिस जगह पर तुम्हें जाना है वो एक नदी से होते हुए जाता है। पर्सी उसकी बातों पर फॉलो करते करते एक नदी से होते हुए यहाँ से निकल पड़ता है। इसी बीच पर्सी के पास उसकी बीवी का खत आता है, और उसको पता चलता है कि वो एक बार फिर से बाप बन चुका है, उसको लड़का होता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हम इनके साथ एक बोट को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है। पर्सी और उसके साथ मौजूद लोग उसको बहुत आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी आवाज नहीं देता। और जब पर्सी उस आदमी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि आदिवासियों ने उस आदमी को अंदर से खा लिया होता है, और इसी बीच वहां पर बहुत सारी तीरें चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे इनका एक साथी मारा जाता है। पर्सी इनको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, जहां पर बहुत सारी पिराना मछलियां आती हैं और उनको नोच नोच कर खाने लगती हैं। जैसे तैसे करके पर्सी ऊपर अपनी कश्ती तक आ जाता है, पर जब वो अपने साथी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है तो उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो गुलाम आदिवासी बताता है कि अब हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जिस जगह को सब लोग सोने का शहर मानते हैं, और बहुत से लोग यहाँ तक तो आए पर यहाँ से वापस नहीं जा सके। पर यहाँ पर पर्सी को ये बात एक कहानी लगती है, और जैसे जैसे इनके दिन बीतते जा रहे होते हैं वैसे वैसे इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती हैं, और इनके बीच काफी लड़ाइयाँ भी होती हैं क्योंकि इनके पास अब खाने का सारा सामान खत्म हो गया होता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचने के लिए इनको बेसब्री से इंतजार था, और इन्होंने उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था, और आज इन्होंने इस जगह को देख भी लिया। दूसरी तरफ पर्सी मेजरमेंट ले लेता है और अपने काम को पूरा करता है, पर तभी बीच बीच में उसको कई जगहों पर कुछ निशान मिलते हैं जो किसी रिचुअल के तरफ इशारा कर रहे थे। वहां पर पर्सी को मिट्टी के बर्तन और गॉडेस की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उस आदिवासी के बातों में सच्चाई है। फिर वो हेनरी को कहता है कि जरूर उस सोने के शहर में कुछ खास है जिससे हम पूरे शहर की भूख को मिटा सकते हैं। इसके बाद पर्सी तय करता है
कि अब हमें घर चलना चाहिए। ये लोग महीनों का सफर तय करके अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर्सी की फैमिली पर्सी को देखकर बहुत खुश होती है, और तो और वहाँ मौजूद सभी लोग पर्सी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पर्सी ने वो काम पूरा कर लिया होता है जिसके लिए वो यहाँ से गया था। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, और वो था द गोल्ड लॉस्ट सिटी। लंदन वापस आ जाने के बाद पर्सी के लिए एक डिनर पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर पर्सी की मुलाकात मॉरी नाम के एक आदमी से होती है जो बहुत अमीर होता है। इसके बाद एक मेजर कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ पर उस जंगल में पाई हुई हर एक चीज के बारे में सभी को बताता है, और कहता है कि उस जंगल में एक ऐसी जगह है जिसे सोने के शहर के नाम से माना जाता है, और उस जगह पर कई हिसाब से सोना है। पर वहाँ मौजूद कोई भी आदमी इस बात को सच नहीं मानता। वो इस बात पर हंसने लगते हैं। इस बात पर पर्सी उनको सबको एक लेटर दिखाता है जो सन 1750 में एक ब्रिटिश सैनिक ने लंदन के एक ऑफिसर को भेजा था। इसमें लिखा होता है कि वो एक खंडर में फंस गया है। यहाँ पर कई टन सोना है और बहुत सारी पुरानी मूर्तियां भी हैं। और वो लेटर पर्सी को ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मिला था, जो बात 100% सच है। यहाँ पर कोई भी पर्सी के साथ वहाँ जाने को राजी नहीं होता, पर तभी वहाँ पर हेनरी और मॉरिन भी अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्सी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम पर्सी को एक बार फिर से उसी जंगल में देखते हैं, पर इस बार पर्सी के साथ कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो उसको वहाँ का रास्ता बता सके। अब हम पर्सी को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर पिछली बार पर्सी का हादसा हुआ था। एक बार फिर वहाँ पर कई आदिवासी आ जाते हैं जो पर्सी पर हमला करने लगते हैं, पर वहाँ पर पर्सी एक कहानी को बहुत जोर जोर से बताने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी एक तरह की तारीफ होती है जो उनकी भाषा में होती है, और ये उन आदिवासियों के बारे में तारीफ होती है। इसलिए वहाँ पर सभी के सभी आदिवासी बाहर आ जाते हैं और पर्सी को अपने कबीले में ले जाते हैं। और वहाँ पर पर्सी वहाँ के सरदार से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या आपको यहाँ मौजूद सोने के शहर के बारे में पता है। तो वो बताता है कि हमने उस जगह के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, पर पता नहीं वो क्या है और कहाँ है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग एक लिक्विड को नदी में डालते हैं तो मछलियाँ अपने आप ही मरकर ऊपर आ जाती हैं। और पर्सी हेनरी को बताता है कि ये लोग मछलियों को मारते नहीं बल्कि उनको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपने आगे के सफर को तय करने लगते हैं, पर बीच रास्ते में इनको मॉरिन गिरा पड़ा हुआ मिलता है। अब ये लोग एक कश्ती में बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर एक ऐसी पानी की लहर आती है जो उन सब को कश्ती से नीचे गिरा देती है। यहाँ पर मॉरिन के पैर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे वो रोना शुरू कर देता है। तो पर्सी भी गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं लाया, तुम अपनी मर्जी के साथ हमारे साथ आए हो। इसके बाद ये सभी लोग एक घोड़े की मदद से मॉरिन को घर वापस भेजने का फैसला करते हैं और बाकी के लोग आगे का सफर तय करते हैं। एक दिन पर्सी को एक पानी के झील के पास बहुत सारी मूर्तियां भी मिलती हैं, पर वहां तक जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर इनके पास खाने का सारा सामान खत्म हो गया होता है, इसलिए पर्सी एक बार फिर से अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। कई महीनों का सफर तय करके वो वापस अपने घर आ जाता है। वो अपने बच्चों और पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है। अब कुछ दिन बाद पर्सी को रॉयल ज्योग्राफिकल सेंटर बुलाया जाता है। वहाँ पर मॉरिन भी बैठा होता है। वो सबको बोलता है कि इन लोगों ने मुझे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था, इसके लिए इन लोगों को मुझसे माफी मांगनी होगी। ये बात सुनकर पर्सी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपने ये बात तो बताई ही नहीं कि कैसे आप वहाँ पर बच्चों की तरह रो पड़े और हमारा सारा खाने का सामान खा गए। यहाँ पर पर्सी को एक बात और पता चलती है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और वहाँ पर पर्सी को जाना ही होगा। इसके बाद पर्सी को बहुत से लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक रशियन लड़की आई है जो सबका हाथ देखकर उनका फ्यूचर बता रही है, और जब वो लेडी पर्सी का हाथ देखती है तो वो बताती है कि तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक है। ये सुनकर पर्सी के सोई हुई उम्मीद जाग जाती है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब दिन आता है 16 सितंबर 1916 का, जहां पर इनकी जंग छिड़ जाती है।
और इस जंग के दौरान पर्सी की आंख की रोशनी भी चली जाती है, पर कुछ दिन के लिए। ये देखकर पर्सी की वाइफ को बहुत दुख होता है और कुछ दिन बाद हम पर्सी को देखते हैं जिनके सामने कुछ अमेरिकन लोग बैठे होते हैं। वो पर्सी को कहते हैं कि हम उन सोने के शहर की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर पर्सी का बेटा पर्सी से कहता है कि डैड, अगर ये अमेरिकन लोग वहां तक पहुंच गए तो उस जगह को तबाह कर देंगे, इसलिए इनसे पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा। फिर हम पर्सी को देखते हैं जो रॉयल जियोग्राफिकल सेंट्रल जाकर उनको एक कैंपस दिखाता है और कहता है कि अगर ये कैंपस तुम्हारे तक पहुंच गया तो तुम समझ जाना कि हमें मंजिल मिल चुकी है। इसके बाद निकल जाते हैं दोनों बाप बेटे अमेज़न के घने जंगल में। वहां पर इनको बहुत सारे आदिवासी मिल जाते हैं। पर्सी उनसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं होते और मजबूरन पर्सी और उसके बेटे को यहाँ से भागना पड़ता है। पर जैसे तैसे करके वो आदिवासी इन दोनों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अपने कबीले की ओर। यहाँ पर पर्सी अपने बेटे को कहता है कि डरना मत मेरे बहादुर बेटे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद रात हो जाती है और वो लोग इन दोनों को एक लिक्विड पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग इन दोनों को कहीं ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पर्सी की वाइफ को देखते हैं जो बहुत बूढ़ी हो गई होती है। वो अब तक अपने बेटे और पर्सी के आने का इंतजार कर रही होती है। वो जॉन के पास जाती है और बताती है कि पर्सी और मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। इसके बाद जॉन पर्सी की वाइफ को वही कैंपस दिखाता है। इसका मतलब दोस्तों, पर्सी अपनी मंजिल तक पहुंच गया होता है। और तो और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो उस सोने के शहर तक पहुंच जाता है वो उस सोने की चमक को देखकर वापस नहीं आ पाता, और शायद यही एक कारण हो पर्सी और उसके बेटे के वापस ना आने की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पर्सी की वहां पर मृत्यु हो गई होगी या फिर वो अपने मंजिल तक पहुंच गया होगा? कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।